इसीलिए ना आइए इसीलिए ना अरे आप ले लिया स्मोकिंग का देख रहे हैं तुम लोग को सीट मिल गया ना बना। अब सवाल जो नहीं बना बनाना पड़ेगा ना। कहीं कहीं गलत भी होगा एक दो जगह क्वेश्चन। बताइए जो सवाल पहले नहीं बनाया, अगर बनाए हैं तो पूछिए। हम आपको बताए थे जैसे क्वेश्चन नंबर जो है 2 का सी बना है। ये आई बता दीजिएगा क्या होता है। हाँ ये और आई क्या बोला आई? पहला का के और आई के और एल के और एल भी। अच्छा एक बता दे रहे हैं, ये सी नंबर 1/3 1/3 से पाई है ना। ये गलत 1 होगा मेरा लगता है। सवाल सुधार लीजिएगा। मेरा में भी ओरिजिनल वाला देख लेते। पावर 1/3 ठीक है, और लिमिट है 1/3 से लेकर 1 तक। ये सवाल है, आपको सुधार लीजिएगा। मतलब क्लास रेगुलर नहीं कर रहा है, बढ़िया है लेकिन बेकार हो जाएगा। जब तक आप रेगुलर नहीं रहिएगा तब तक जो है परफॉर्मेंस कभी भी अच्छा नहीं होगा। जबकि आपका मैथ बढ़िया था, लेकिन क्लास अब्सेंट कर करके वो लास्ट में ख़राब कर लीजिएगा। मतलब एक दो स्टूडेंट कोई आता भी है कि बढ़िया कुछ करेगा एग्ज़ाम में, वो भी अब्सेंट करके फिर बर्बाद हो जाता है। पता नहीं कौन शिक्षा देता है, कैसे अब्सेंट आप लोग कर जाते हैं क्लास, जब जान रहे हैं कि पर डे जो है क्लास आगे निकलते जा रहा है। वो भी एग्ज़ाम के समय आप लोग जो है अब्सेंट करते हैं। मतलब क्या सोच के करते हैं कि यूट्यूब देख लेंगे कि क्या कर लेंगे। एग्ज़ाम के समय
12 में खासकर क्लास जो है बहुत फास्ट चलता है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, सब। आपको 11th में एब्सेंट किया कोई बात नहीं, 12 में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और लास्ट में भटकिए। पास करना तो एक अलग मैटर है, आप ऐसे भी पास कर जाइएगा, सरकार तो अभी पास करवा रहा है। सवाल उठता है कि आपके पास कितना नॉलेज है। इसलिए क्लास रेगुलर कीजिए और जो भी पढ़ाई होता है उसको कम से कम पीछे देख कर भी आइए, तब आपको क्लियर होते जाएगा। नहीं तो सारा जो है बिल्कुल नया हो जाएगा। और रिवीजन क्या, रिवीजन उसको करना पड़ता है जो एक बार बनाया है, आप बनाए ही नहीं तो क्या आप रिवीजन कीजिएगा। जो जो सवाल हम छोड़ रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि उस सवाल को बनाइए और पूछिए जो नहीं बनता है। अब एक एक सवाल हम बताएंगे तो वो सिलेबस नहीं पूरा होगा। आपको 204 सवाल जो है डिफरेंशिएशन के इंडेफिनिट इंटीग्रल में दिए थे, वो ये 204 सवाल बताना मुश्किल है, लेकिन हर टाइप का सवाल हम बताएं और बोले कि जो जो फंसिएगा वो पूछ लीजिए, तो बनाइएगा तब तो। सवाल ही जो हम छोड़ देते हैं, मेरा लगता है कि बहुत सारा सवाल को टच ही नहीं किए होंगे। अब बहुत लड़का तो एब्सेंट इतना कर रहा, मतलब पढ़ाई के प्रति बिल्कुल सीरियस ही नहीं है। देखिए, इसको इंटीग्रेट करना है। सबसे पहला काम, ये डेफिनेट इंटीग्रल आपको बताए थे कि प्रॉपर्टीज वहाँ यूज किया जाता है जहाँ पे आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। पहला कोशिश तो होगा कि हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करें, और इंटीग्रेट हो जाएगा तो लिमिट हम बैठाएंगे। हमारा पावर जो दिया हुआ है फ्रैक्शन में दिया हुआ है, लेकिन अंदर में भी एक्स क्यू है, पावर 1/3 अंदर में एक्स क्यू। इसको 1 बनाइए। 1 बनाने के लिए इस तरह का जब भी सवाल होगा तो उस x को बाहर कर लेंगे जिसका पावर जो है फ्रैक्शन में। तो यहाँ 1/3 देख रहे हैं, तो अंदर से हम लोग जो है एक्स क्यू को ही निकालेंगे। पावर 1/3 था तो एक्स क्यू हाइएस्ट पावर वाला को अंदर से बाहर कर लिए। अब यहाँ पे केवल एक x है, निकाल दिए हैं 3x, तो 2x बचेगा। 2x एक्स्ट्रा निकाले तो 2x से भाग दिए हम, माइनस, और ये तो पूरा का पूरा निकल गया, तो यहाँ 1 बचा, और होल टू दी पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x4। अब ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, यानी कि 2 नंबर है और दोनों के प्रोडक्ट का पावर है, तो इसका भी पावर 1/3 होगा। तो एक्स क्यू का पावर 1/3 कीजिएगा तो 3 कटेगा, बचेगा x, और ये हो गया आपको 1/x² - 1 टू दी पावर 1/3, यानी कि इसका भी पावर 1/3, इसका भी पावर 1/3, और डिनोमिनेटर में है x4। यहाँ से एक x कट गया तो 3x बचेगा। इंटीग्रल फ्रॉम 1/3 to 1 1/x² - 1 होल टू दी पावर 1/3 बाई x टू दी पावर 3 dx। कितना आया? अब सोचिए, अगर हम इसको मान लेते हैं कुछ, यही हमारा समस्या है, और एक ये, तो 1/x² का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? जब भी इस फॉर्म में, इसका डायरेक्ट हम फार्मूला बता दिए थे 1/xn का। 1/xn का बताए थे, जितना पावर है उसमें आप नेगेटिव कर दीजिएगा, ठीक है, और यानी कि जितना पावर है उसमें माइनस डाल के ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिए, और x का पावर इसके पावर में 1 जोड़ दिया जाता है जब नीचे में रहेगा तब, जबकि डिफ्रेंशिएशन में पावर में घटता है, लेकिन नीचे में एक्शन है तो जितना पावर है उसमें माइनस से गुना कर देंगे, डिवाइडेड बाई x टू दी पावर, और इसके पावर में 1 जोड़ देंगे। तो आप सोचिए कि 1/x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो -2, ठीक है, पावर तो 2 था, और इसका पावर में 1 जोड़ेंगे तो x³ आएगा, और ये समाप्त हो जाएगा।
यानी कि 1/x³ 1/x³ यहाँ मौजूद है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं, इस पूरे को यहीं लिख दे रहे हैं। पुट, आप लोग ठीक इसके जस्ट बगल में लिखिएगा 1/x² 1/x² - 1 t मान लिए, और डिफ्रेंशिएट कीजिए। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x² का होगा, जितना पावर है उससे मल्टीप्लाई किए और उसका पावर में 1 जोड़ दिए। 1 का तो 0 हो जाएगा, चूँकि x का फंक्शन है तो dx, राइट साइड में dt, -2 को उधर ले जाइए तो 1/x³ इंटू dx बराबर -1/2 dt। ठीक है, लेकिन ये लिमिट जो है x का है और x को हम लोग चेंज कर रहे हैं t में, तो t का लिमिट क्या होगा निकालिए। जब x बराबर 1 हो, अपर लिमिट डालें, x बराबर 1 तो t बराबर यहाँ पे यही t का मान है, 1 डालिएगा तो 1 का स्क्वायर 1, 1/1 1 ही रहेगा, और -1 यानी कि t का मान 0। और जब x बराबर 1/3 हो तो t बराबर, यहाँ पे 1/3 डालिए तो 1/3 का स्क्वायर यानी कि 1/9, ऊपर जाएगा तो 9 हो जाएगा, और -1 यानी कि 8 आएगा। ये समझ में आया कि नहीं? डालिए वैल्यू, 1/3 पुटअप किए तो 8 और 1 पुटअप किए तो लिमिट 0। इस पूरे को हम लोग t माने थे तो t का पावर 1/3, बाकी बच गया क्या, dx/x³, और dx/x³ का वैल्यू है -12 और इंटू dt। -12 को बाहर कर लिए, कांस्टेंट है, -12 बाहर कर लिए तो बचा क्या, इंटीग्रल फ्रॉम 8 to 0 और t⁻⁴ dt। अब तो सीधा ये फॉर्म में है, x का पावर n वाला, जितना पावर है उसमें 1 जोड़े और उसी पावर से डिवाइड कर दिए, हो गया इंटीग्रल बराबर -1/2। ये कितना आएगा जी, 3 1 4 यानी कि 4/3, और पलटेगा तो 3/4 इंटू t का पावर हो गया ये 4/3। ये कितना आ गया, -3/8 है ना। अपर लिमिट डालिए, ये लिमिट था, आपको अपर लिमिट डाले तो 0 का पावर 4/3 0 ही हो जाएगा, और 8 का पावर 4/3 बराबर -3/8। ऐसा करो ना, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, हटा दिए। अच्छा, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 होल टू दी पावर 4/3, नहीं, बराबर 3/8 इंटू ये 3 कट गया तो 2 का पावर 4, 3/8 इंटू 16 यानी कि वैल्यू 6 आ रहा है। मिसप्रिंट है, आंसर कितना दिया है, आंसर सही आ गया। इस क्वेश्चन सही आ गया, क्वेश्चन गलत प्रिंट है सर। यहाँ ऊपर 5 था, नीचे इसका पावर 1/4 था, इसलिए क्वेश्चन गलत बन रहा था हम लोग। अच्छा, अभी आप सही क्वेश्चन लिखे तो आंसर मैच कर। हाँ, तो हम मेरे पास तो ओरिजिनल वाला है ना मोबाइल में, तो वहाँ से हम देख, टाइप में मिस कर गया है। आंसर 6 ए वही है, चलो ठीक है।
हाँ, क्वेश्चन जो है कुछ कुछ इसीलिए ना बताएं कि क्वेश्चन जो है कहीं कहीं जो मतलब बनाए तो मिसप्रिंट हो गया, इसलिए हम मोबाइल से ही देख लेते हैं। अच्छा, कल जो बताए थे अंतिम सवाल बताइए, नंबर कहाँ तक बता रहे थे? पहले हम पूरा बता देते क्योंकि टेस्ट है ना, उसके बाद जो है आप लोग बनाते आइएगा, जो जो पूछना होगा पूछते जाइए। कहाँ तक बताए थे कल? 7 का बी। 7 का बी। अच्छा, बी भी बन गया होगा, बी भी लिखे थे ना, बताए नहीं थे? अच्छा, वो बता देते हैं। ताकि प्रॉपर्टीज हमको समाप्त करना ज़रूरी है। आगे बढ़ें। एक सवाल और जो है मिस किया हुआ है, के नंबर जो आप लोग पूछ रहे हैं, के नंबर का सवाल जो है सुधार लीजिएगा। इंटीग्रल ऑफ x tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है, ठीक है? उसके बाद बनाइएगा x tan इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू dx, जो भी है, यही मिस किया है। क्वेश्चन नंबर 1 का के सुधार लीजिएगा, कल बना के आइएगा। ठीक है, x इंटू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है। इनवर्स लिखा है लेकिन लंबा वो खींच दिया है, इसलिए असाइनमेंट जो है मैथ वाला, मैथ जो पढ़ा है वो ठीक लिखता है। आगे बढ़ रहे हैं। 7 का बी देखिए। सेवन का बी दिया हुआ 0 to 2 x अंडर रूट 2 माइनस एक्स बन जाएगा। सिंपल सवाल है, बता दिए थे। तो तुम लोग पूछ रहे हैं कि बताएं कि नहीं, तो तुम लोग बोल रहा नहीं बताएं। बी और सी बताए थे। बी बता दिए, तब फिर का है? बी बोले थे। 8 का नहीं ना बताए हैं, सी तो बता दिए थे। चलिए 8 का देखिए। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 sin x माइनस cos x by 1 plus sin x into cos x। यहाँ पे समस्या हम लोग का क्या है, डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज को यूज कर दीजिए, इसको 1 मान लीजिए। और चौथा नंबर प्रॉपर्टीज, सबसे ज़्यादा सवाल इसी पर पूछता ही है, और प्रॉपर्टीज यही है। इंटीग्रल फ्रॉम a to b fx dx बराबर, ये प्रूफ कर चुके हैं, इंटीग्रल फ्रॉम a to b f, और x के जगह पे दोनों लिमिट को जोड़कर और उसमें वेरिएबल को घटा दिया जाता है। ये प्रूफ कर दिया। इसी प्रॉपर्टी यानी कि दोनों का मान बराबर होगा, इस प्रॉपर्टीज़ को इस पे अप्लाई कर दिए। तो i बराबर इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2, और जहाँ जहाँ पे x है
वहाँ पे आप दोनों लिमिट को जोड़ दिए, कितना आएगा π/2। तो x के जगह पे लिखना है π/2 माइनस एक्स। फिर इसमें भी लिखिए cos x के जगह पे π/2 माइनस एक्स, 1 प्लस फिर साइन x के जगह पे π/2 माइनस एक्स, और ये हो गया cos x के जगह पे π/2 माइनस एक्स। इसी प्रॉपर्टी से लिखे, यानी कि I बराबर इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा बाई 1 प्लस, और ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ऐसा आ गया। अब देखिए जो सवाल था, सवाल तो वही रह गया, बस ये साइन बाद में चल गया, कॉस पहले आ गया। ऊपर का सवाल नीचे का सवाल बिल्कुल सेम है। और जब इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाए तो इसको भी नहीं कर पाएंगे, और जब नहीं कर पाते हैं तब क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे। हमको वैल्यू आई का ही चाहिए, तो एडिंग, क्योंकि इसके इंटीग्रल को हम लोग आई मान चुके हैं, तो आई का वैल्यू निकालना है, जोड़ दिए। तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, आई और आई 2i। राइट साइड में देखिए दोनों का लिमिट सेम है, तो एक ही बार डालेंगे इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2, और केवल फंक्शन को जोड़ दीजिए, इतना प्लस इतना, क्योंकि दोनों को जोड़ना है, तो फंक्शन को जोड़ दिए। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस इसका फंक्शन है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। दोनों इक्वेशन को जोड़ने का मतलब आई 2i, राइट साइड में लिमिट सेम था, एक ही डाले, केवल फंक्शन को जोड़ दिए और dx रहेगा, इसको जोड़िए, यानी कि 2i बराबर इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2। नीचे में देखिए दोनों सेम ही है, साइन कॉस, यहाँ भी साइन ही कॉस है और 1 के साथ जुड़ा हुआ, तो जोड़िए, एलसीएम होगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इससे भाग दिए 1, और 1 को ऊपर से गुणा करेंगे तो आ गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। फिर इससे डिवाइड करेंगे, ये भी 1 ही होगा, ऊपर से मल्टीप्लाई किए तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये प्लस साइन माइनस कॉस प्लस कॉस कट गया, यानी कि 2i बराबर इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2, 0 इतना आ गया। और हम लोग जानते हैं कि 0 में किसी भी नंबर से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 फंक्शन का इंटीग्रल भी 0 होगा, इसलिए i बराबर 0/2, यानी कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 होगा। वैल्यू इंटीग्रेशन में वैल्यू हम लोग को निकालना। अब आइए इसी का क्वेश्चन नंबर बी, इसी का 7 का बी। जैसे बी बताएंगे वैसे ही सी बनेगा, है बना। बारिश हो रहा है? अच्छा है, बहुत दिन से बारिश नहीं हो रहा बारिश। अरे थोड़ा थोड़ा होता है, उतना से क्या होगा।
इस साल अभी पटना में बारिश नहीं हुआ बस। रेनकोट तो रखा हुआ गाड़ी में, कभी नहीं अभी तक यूज किए, इतना बारिश हुआ। इसी तरह आ रहे हैं, इसी तरह जा रहे हैं, एक दिन भी नहीं गाड़ी में रखा हुआ है। पूरा पानी हो जाएगा तब ना पहनने में मज़ा आता है। अब हल्का फुल्का पानी में रेनकोट पहनो, उससे अच्छा थोड़ा मोड़ा भींगिए चाहते हैं। हम एक दिन गए भींग के, हल्का फुल्का में क्या पहने। हो गया, हो गया, आगे बढ़े। क्या तुम लिख लिया है ना जी? लिख लिया है, वहाँ से लिखो जी। बहुत अगला सवाल है, क्या बोल रहे थे जी? 7 का बी ना, 7 का बी है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई। क्या था, क्या है? 0 टू पाई नहीं, 8 का भी है। ज़ीरो टू पाई एक्स साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये सवाल बना। इस सवाल को बनाने में सबसे बड़ा परेशानी जो आ रहा है, इसका आ रहा है। वो अगर नहीं रहता तो बन ही जाता। क्यों? हम लोग डायरेक्ट मान लेते हैं कॉस एक्स को। जैसे सवाल ऐसे देता, तब हम लोग बिना प्रॉपर्टीज़ को ही बना देते। तो आप कॉस एक्स को जैसे ही मानिएगा, कॉस एक्स को जेड, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, एक्स का फंक्शन है तो डी एक्स बराबर डी जेड। तो ये आपको ऐसा हो जाता है साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस डी जेड। तो माइनस को बाहर कर दिए, डी जेड आएगा। अब बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर, तो डी जेड बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर का क्या होगा? tan इनवर्स जेड, इंटीग्रेट हो जाता है। समस्या हमारा ये कर दिया है एक्स। एक्स अगर नहीं रहता सवाल बन जाता है। इस तरह का जब भी सवाल देगा तो आपको x को समझिए कि हटाना है। अब ये प्रॉपर्टीज से ही बनेगा, क्योंकि डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। प्रॉपर्टीज को लगा दीजिए, ठीक है। जो भी प्रॉपर्टीज आप लगाइएगा यहाँ पे लिख दीजिएगा। वी नो दैट, जैसे पिछले सवाल में अभी लिखे थे। और जब प्रॉपर्टीज लगाएंगे, चौथा नंबर ही लगा रहे, दोनों लिमिट को जोड़ेंगे तो पाई आएगा। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे पाई और माइनस एक्स रिप्लेस कर देंगे। साइन x के जगह पे पाई माइनस एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर x के जगह पे पाई माइनस एक्स। अब इसका वैल्यू निकालिए या इसका, एक ही बात है। ये प्रॉपर्टीज से हम लोग लिख दिए। क्या हो जाएगा? इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई, पाई माइनस एक्स और साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा पॉजिटिव ही रहता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और ये कॉस 180 माइनस थीटा जब भी पाई रहेगा चेंज नहीं करता है, तो कॉस पाई माइनस एक्स कॉस ही रहेगा। लेकिन ये एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस तो नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर के कारण वो फिर से क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा। ये एन पाई प्लस माइनस थीटा
n π/2 प्लस माइनस थीटा, बेसिक क्लास में बताए हुए चेंज करने के लिए। ये हर जगह काम आएगा, उस समय भी बताए थे कि आपको हमेशा याद रखना है। अब सवाल ऐसा हो गया, लेकिन x अभी भी गायब नहीं हुआ, x है, तो इस इंटीग्रल को दो पार्ट में तोड़ रहे हैं। ये हो जाएगा पाई साइन x माइनस गुना कर दिए x साइन x बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। लेफ्ट साइड में i ही है, यही i। फर्स्ट टर्म बाई डिनोमिनेटर, यानी कि पहला इंटीग्रल ऐसा आएगा, पाई साइन x बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, और सेकेंड टर्म बाई डिनोमिनेटर लिख सकते हैं ना ऐसा। तो दोनों को जोड़िएगा तो फिर जो ऊपर में है वही आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेके जोड़िएगा, यही आ जाएगा। तो यहाँ पे दो फंक्शन हो गया। तो पहला फंक्शन का इंटीग्रल, ये पाई कांस्टेंट है, बाहर निकला 0 to पाई, और आ गया साइन x बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, dx रहेगा ही। फिर दूसरा फंक्शन का इंटीग्रल 0 to पाई x साइन x बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये किसका वैल्यू था? i का। अब यहाँ देखिए, आसानी से इंटीग्रेट कर दीजिएगा, क्योंकि x के कारण आपको समस्या था, ये x यहाँ से गायब हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं i इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई साइन x बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा? यही आप माने थे i, क्योंकि x तो परेशान करेगा, हो नहीं रहा था, इसी को तो आप i माने थे। और वही चीज़ देखिए यहाँ रिपीट किया। तो इस पूरे का वैल्यू तो हम जानते हैं i है, तो इसके जगह पे i डाल दिया। इस i को इधर लाएंगे तो ये हो गया 2i। और ये आपको अभी जस्ट बता दिए थे कि कैसे बनाना है। समस्या हमारा x के कारण था और x हट गया। अब मानिए cos x को z, पाई छूट गया। अच्छा पाई छूटा हुआ लिख दो। अब इसको बनाने के लिए cos x को z मान लिए, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x, x का फंक्शन है तो dx होगा, यानी कि साइन x इंटू डी एक्स बराबर माइनस dz। लेकिन लिमिट तो हमारा x का था और उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं z में, तो लिमिट बदलेगा। चेक कर लीजिए, जब x बराबर पाई हो तब z बराबर क्या हो जाएगा? cos, और x के जगह पे पाई, cos पाई का वैल्यू -1। और जब x बराबर 0 हो तब z बराबर cos 0, x का मान 0 डाल दिए, और cos 0 का वैल्यू 1 आ गया। क्या? पाई, और 0 जब पुटअप किए तो वैल्यू 1 आया, और पाई जब पुटअप किए तो वैल्यू -1 आया। मान बैठाइए, 1/1 प्लस कॉस x को आप z माने थे तो z स्क्वायर, और साइन x इंटू डी एक्स का वैल्यू आपको -dz मिला है, ये आ गया। 2i का वैल्यू है, हमको चाहिए i का मान। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस को आगे कर लिए, पाई 1 to -1, आइए कितना आ गया?
माइनस को हटाने से कोई वैसा फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जैसे माइनस को हटाएंगे तो इसका क्या होगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट चेंज होगा, रहने तो क्या दिक्कत है। और नहीं तो हटाइएगा तो ऐसा हो जाएगा, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दिए और लोअर लिमिट को अपर लिमिट। माइनस हटा तो प्रॉपर्टीज नंबर 2 के अनुसार बताइए इसका इंटीग्रल क्या होगा। tan इनवर्स z और लिमिट है -1 to +1, डालिए लिमिट। ये हो गया tan इनवर्स और z के जगह पे 1 माइनस tan इनवर्स और z के जगह पे -1। मान निकालिए कितना आ रहा जी, तो निकाल सकते हैं। निकला किसी का पाई tan इनवर्स 1, देखिए tan इनवर्स -x बराबर, ये सब प्रॉपर्टी इनवर्स में बताए हैं। tan इनवर्स -x बराबर -tan इनवर्स x, यानी कि माइनस अंदर से बाहर निकल जाता है। तो ये माइनस जब बाहर निकलेगा तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। यहीं पे बता देते हैं। अब देखिए कितना आया, पाई और tan इनवर्स 1 ये हो गया जुड़कर 2 tan इनवर्स 1 बराबर 2 पाई tan इनवर्स और 1 के जगह पे बैठा दिए 10 पाई/4। 10 45 का वैल्यू 1 होता है, यानी कि 2 पाई और tan इनवर्स tan x बराबर x हो गया, यानी कि पाई/4। ये कट गया 2 से। अब लेफ़्ट साइड को लिख रहे हैं, लेफ़्ट साइड आपको 2i था, 2i बराबर बचा हुआ पाई इंटू पाई स्क्वायर बाई 2, इसलिए i बराबर होगा पाई²/4। इस तरह का सवाल एग्ज़ाम में पूछेगा, इम्पोर्टेंट सवाल है। किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। ये बताए थे प्रॉपर्टीज़। नेगेटिव अगर हटेगा तो लोअर लिमिट अपर लिमिट बन जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट बन जाएगा। 4 प्रॉपर्टीज़ पे अभी तक सवाल जो हम बता चुके हैं। इसके बाद ये लाइन लिखना है, ये पहले से लिखा हुआ था जो सब्स्टिट्यूट किए थे उसके लिए। चलिए अब सवाल बताते हैं बिहार बोर्ड वाला, देखिए कैसा होता है। सारा सवाल सीबीएसई बोर्ड का बता रहे हैं ना, ये बिहार बोर्ड में भी पूछता है सब्जेक्टिव में। आगे बढ़ें। बिहार बोर्ड में कभी कभी बहुत भयानक सवाल पूछता है। क्वेश्चन नंबर बीच में और हम बताएंगे, हम प्रॉपर्टीज़ के कारण जो है थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, एक प्रॉपर्टीज़ अभी बताए नहीं ना है, 4 तक बताए हैं ना। प्रॉपर्टीज़ नंबर 5।
प्रॉपर्टीज नंबर 5 है कि इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स। प्रूफ नहीं करेंगे, इसका प्रूफ नहीं पूछता है। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2a, ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 2a रहे, कोई लिमिट है। एक लिमिट 0 और अपर लिमिट कोई भी हो सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ 2a बराबर, बोलता है इसका वैल्यू 0 हो जाएगा अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। f ऑफ और x के जगह पे दोनों लिमिट को जोड़ दीजिएगा, कितना आएगा 2a, और उसमें वेरिएबल को घटा दिए। अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू माइनस fx के बराबर हो गया, अगर इस कंडीशन को फंक्शन सेटिस्फाई करेगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। और दूसरा f ऑफ और x के जगह पे लिमिट को जोड़े और उसमें वेरिएबल को घटा दिए। अगर इसका वैल्यू fx के बराबर हो गया तब बोलता है कि 2 टाइम्स 0 to, यानी कि ये समझिए 2 यहाँ से निकल के बाहर आ गया और यहाँ का जो भी लिमिट होगा उसका आधा हो जाएगा। प्रॉपर्टीज नंबर 5 ये समझ में आया। 0 to कोई भी लिमिट, 2 देना ज़रूरी नहीं है, हम बोले कि कोई भी लिमिट रहेगा fx dx बराबर, अगर ये फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कंडीशन क्या है कि f और ये दोनों लिमिट को जोड़िएगा तो 2a आएगा, उसमें वेरिएबल को घटा दिए। अगर इसका वैल्यू माइनस fx के बराबर हो गया तब तो सीधे इंटीग्रल 0 लिख देंगे, और अगर प्लस fx के बराबर हो गया तो बोलता है कि यहाँ से ये 2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ का जो भी लिमिट होगा उसका आधा हो जाएगा। यानी कि ये इंटीग्रल ऐसा बन जाएगा, और इसको यूज अब जो है करके दिखा रहे हैं। इसी पर सवाल आपको बिहार बोर्ड में पूछा है और बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 9 का ए, इवेल्युएट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 log sin x। यानी कि इसको इवेल्युएट करना है। दोनों एक ही सवाल है, ठीक है। इसको इवेल्युएट कीजिए या इसको कीजिए, एक ही बात है। वो कैसे? जब पूछा हुआ सवाल है बताएं, और इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा उसको याद कर लेना है। कभी कभी क्या होता है, यही सवाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देगा। इसका वैल्यू जो है क्या होगा, इसका वैल्यू -π/2 log 2 आएगा। ये याद ही कर लेना, क्योंकि ये सवाल एक पेज में बनेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एक पेज में थोड़ी सॉल्व करेंगे, इसका रिज़ल्ट याद रखना है। और बहुत ऐसा सवाल होगा जिसको बनाते समय इसका रिज़ल्ट को डायरेक्ट यूज करना है, और वो असाइनमेंट में दिया हुआ है। तो चलिए कहीं से भी शुरू कीजिएगा, दोनों का आंसर सेम होगा। हैं? सवाल बना रहे हैं? हाँ हाँ, ये दोनों एक ही है, अभी तुरंत आ जाएगा। ये हम लोग जानते हैं कि log sin x को हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। केवल log x रहता तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग पढ़े हैं। कहाँ पे? log x का इंटीग्रल कहाँ पढ़ लिए हम लोग? इंटीग्रेशन में।
इंटीग्रेशन में तो सभी का इंटीग्रेशन पढ़े, log x का कहाँ पढ़े, बाई पार्ट्स में पढ़े, है ना। log x का इंटीग्रल आप बाई पार्ट्स में पढ़े, जिसमें एक फंक्शन को हम लोग 1 मान लिए थे, ठीक है। लेकिन log sin x को डायरेक्ट इंटीग्रेट आप नहीं कर पाइएगा। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को हम लोग यूज कर रहे हैं, वही चौथा नंबर प्रॉपर्टीज़, वो क्या है कि जहाँ पे x होगा उसके जगह पे दोनों लिमिट को जोड़कर अब वेरिएबल को घटा दीजिए। तो चौथा नंबर प्रॉपर्टीज़ यानी कि log x के जगह पे sin और आ गया x, तो x के जगह पे लिखेंगे दोनों का सम π/2 और माइनस वेरिएबल घटा दिए। अगर इसका वैल्यू i है तो इसका भी वैल्यू i ही होगा। ये फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज़ के अनुसार हम लोग जानते हैं। तो i बराबर 0 to π/2 log sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। ये आ गया ना दूसरा सवाल। तो यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा तो इस पर पहुँचिएगा, और इससे स्टार्ट करते तो cos 90 माइनस थीटा क्या मिलता है, साइन, वो इस पर आ जाते हैं। इसलिए दोनों का आंसर सेम ही होगा। ये वैल्यू भी i के बराबर आया। इसको भी हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं। ये बढ़िया से समझिएगा, दिक्कत होगा। वैल्यू हमको i का ही चाहिए। तो i और i 2i हो गया। दोनों का लिमिट सेम है तो एक ही बार लिमिट डालेंगे और केवल फंक्शन को जोड़ दीजिए। यहाँ का फंक्शन है log sin x और दूसरा इक्वेशन का फंक्शन है log cos x, और dx तो रहेगा ही। कितना आ गया, यानी कि हम लोग को मिल गया 2i बराबर इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2। और बताइए इसको क्या लिख दे, log, इसको m मान लिए तो log m प्लस log n बराबर log m इंटू n। प्रॉपर्टीज़ होता है, m हो गया sin x और n हो गया cos x। तो log m प्लस log n बराबर log m इंटू n, ऐसा हो गया। अब सोचिए कि यहाँ भी हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे। पहले हम लोग को क्या होता था, i को जोड़ते थे 2i, यहाँ कट कर ऐसा फंक्शन आता था कि इंटीग्रेट हो जाता था। अब यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं हो रहा। इसको क्या करो कि छोटा कर लो। तो इसको फार्मूला लाने के लिए क्या चीज़ का कमी है, 2 का। 2 sin x इंटू कॉस एक्स को क्या लिख सकते थे, sin 2x। तो इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 log, और ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो नीचे भी आपको 2 से भाग देना पड़ेगा इसी में, तब ना 2 2 कटेगा, ठीक है। ये हो गया आपको इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 log, और 2 sin x इंटू कॉस x का फार्मूला होता है sin 2x और बाई 2। ऐसा हो गया सवाल। अब यहाँ पे हम लोग तोड़ रहे हैं log m/n के फार्मूला पे। log m/n कितना होगा, log m के जगह पे sin 2x और माइनस log n यानी कि log 2। इसको दो इंटीग्रल में तोड़ दिए, 0 to π/2 log sin 2x और माइनस
और सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर दिए और इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 केवल dx आया। ये सारा वैल्यू 2i का है, निकालना हमको i है। यहाँ तक लिख लीजिए, अगला पेज में बताएंगे अब, क्योंकि अभी आधा पहुँचे हैं। लंबा सवाल ये है। यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। देखिए, इसको तो इंटीग्रेट हम लोग कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इसको अगर कर देते तो वहाँ क्या दिक्कत था, log sin x तो वहाँ भी है, यहाँ एंगल है 2x, लेकिन ये तो इंटीग्रेट हो सकता है, dx का x हो जाएगा और लिमिट भी हम लोग बैठा देंगे। तो जो इंटीग्रेट हो सकता है उसको कर रहे हैं। हो गया सबका। लेफ्ट साइड में 2i, ये हम बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पे dx का इंटीग्रल x होगा, लिमिट 0 से π/2, log 2 बाहर है, ठीक है, ये आ गया आपको। ठीक, उसके बाद लिखिएगा 2i बराबर इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 log sin 2x, और dx होगा इसमें। और उसके बाद देखिएगा कांस्टेंट है log 2 और dx का इंटीग्रल x लिमिट 0 से π/2, ठीक है, बराबर इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 log sin 2x dx, और डालिए यहाँ पे लिमिट, अपर लिमिट डाले π/2 x के जगह पे, और माइनस बीच में रहेगा, x के जगह पे लोअर लिमिट 0, यानी कि 2i बराबर, इसको हम लोग i1 मान लिए क्योंकि इसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा -π/2 log 2। इसको मान लिए तीसरा इक्वेशन, दो पहले मान चुके थे। अब हमारा काम है i1 का वैल्यू निकालना, ठीक है, मेन काम है i का मान निकालना, लेकिन i का वैल्यू यही है। अगर i1 निकल गया तो i निकल जाएगा, तो अब i1 को निकालेंगे। नाउ i1 जो है 0 टू π/2 log sin 2x dx, ये आपको i1। पुट 2x बराबर हम लोग t मान लिए, केवल एंगल जो 2x था उसको t मान लिए, और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 और x का डिफ्रेंशिएशन dx बराबर dt, और dx का वैल्यू आ गया 1/2 इंटू dt। लेकिन ये लिमिट जो है आपको x का है, और x को कन्वर्ट कर रहे हैं t में, तो लिमिट भी बदलिए। फिर जब x बराबर π/2 हो, यानी कि अपर लिमिट डालें, तब t का वैल्यू कितना आएगा 2, और x के जगह पे π/2, 2 कट गया, यानी कि t का मान पाई आया। जब x बराबर 0 हो तब t बराबर 2 और x का मान 0, तो 2 इंटू 0 बराबर 0 हो गया। सवाल ऐसा हो गया। ठीक, इसके नीचे लिखिएगा इंटीग्रल
ज़ीरो जब पुटअप किए तो टी का मान भी ज़ीरो मिला, π/2 जब पुटअप किए तो टी का मान पाई मिला, लॉग साइन और 2x के जगह पे आपको t हो गया और dx का वैल्यू मिला है 1/2 और इंटू dt, इतना मिला है। सवाल I1 जो है ऐसा हो गया, लेकिन ये 1/2 कांस्टेंट है। ऐसा करते हैं, इधर लिखते हैं I1 बराबर, आप लोग ठीक इसके नीचे लिखते जाइएगा, या हमको और कुछ बताना है इसलिए इधर आ गए। I1 बराबर 1/2 को बाहर किए, 0 to पाई लॉग साइन टी डी टी। समस्या हम लोग का अब दो चीज़ आ गया, सवाल तो वही है, बस अब x के जगह पे क्या आ गया, t आ गया। पहले था log साइन x, अब आ गया log साइन t। और एक चीज़ क्या बढ़ गया, पहले जो लिमिट था 0 से π/2 था, अब आ गया 0 से पाई। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कीजिए कि मेन फंक्शन जो है आपको क्या है, जिसको आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं, वो मेन फंक्शन यहाँ पे क्या है, log साइन t, यही आपको फंक्शन है। और जो प्रॉपर्टीज़ अभी 5वां नंबर जो बताएं उसको हम यहाँ पे अप्लाई करें। तो 5वां नंबर प्रॉपर्टीज़ है, या डायरेक्ट हम लिखेंगे, वी नो दैट 0 to 2a fx dx बराबर, ये 2 टाइम्स हो जाता है, यानी कि यहाँ से 2 निकल जाता है और इस लिमिट का आधा fx dx हो जाता है। कब, अगर f ऑफ x के जगह पे ये दोनों लिमिट को जोड़कर और उसमें वेरिएबल को घटाते हैं और इसका वैल्यू fx के बराबर हो जाए। इसका 2 वैल्यू था, उस वैल्यू को लिखे हैं जो हमको यूज करना है। अब सवाल उठता है कि इस कंडीशन को ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो ये चेक करके आपको साइड में दिखाना पड़ेगा। तो फंक्शन अब हमारा fx नहीं t में है, तो ft हम लिए और उसके बाद चेक कीजिए ये वाला कंडीशन, t के जगह पे, वेरिएबल के जगह पे दोनों लिमिट को जोड़ेंगे और उसमें वेरिएबल को घटा देंगे। तो f दोनों लिमिट का सम कितना होगा, पाई, और उसमें वेरिएबल को घटा दिए t, यानी कि इसका मान निकाल रहे हैं, ये वाला लिखे हैं अभी यहाँ, बराबर log साइन और t के जगह पे हो जाएगा पाई माइनस टी। ये समझ में आया, जब t है तो यहाँ t और t के जगह पे क्या डाले, पाई माइनस टी, ये हो जाएगा log साइन पाई माइनस टी बराबर log साइन, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया। ये समझ में आया, नहीं आया, ये समझ में आया कैसे लिखे, ये समझिए fx है, fx बराबर log साइन x, f ऑफ, ये कहाँ से ला रहे हैं, लिमिट को जोड़े तो पाई आया, तो पाई में x को घटा दिए, यानी कि f ऑफ पाई माइनस x बराबर log साइन और t के जगह पे पाई माइनस x डालें, यानी कि पाई माइनस टी, और साइन 90 माइनस ये साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। तो आपको वैल्यू कितना आ गया, f ऑफ पाई माइनस टी और लॉग साइन टी किसके बराबर है, f ऑफ t के बराबर। इसी कंडीशन को देखिए सेटिस्फाई किया। f ऑफ 2a माइनस एक्स, 2a नहीं देखिए, ये 2a लिखा हुआ है लिमिट का सम, ठीक है, लेकिन हमारा लिमिट का सम केवल पाई आ रहा है, तो 2a के जगह पे पाई है, अब माइनस वेरिएबल बराबर फिर f और जो वेरिएबल, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया हमारा जो फंक्शन है। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, I1 बराबर 1/2
ये क्या बोलता है, जब भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो 2 से गुना कर देंगे और उसके बाद जो लिमिट होगा अपर लिमिट उसका आधा कर देंगे। चूँकि फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया तो हम 2 से गुना कर दिए, ये 1/2 पहले से लिखा हुआ, 2 से गुना किए और जो अपर लिमिट है उसका आधा कर दिए π/2 लॉग, बाकी जो है fx ही आएगा, यानी कि जो फंक्शन यहाँ है वही आ जाएगा। हमारा फंक्शन था log sin t, वही आ गया आपको dt। ये 2 कट गया, यानी कि 0 to π/2, अब बचा हुआ log sin t dt। पहला प्रॉपर्टीज़ में क्या पढ़ें कि किसी भी डेफिनिट इंटीग्रल का वेरिएबल को बदलने से उसका मान नहीं बदलता है। तो अभी हमारा सवाल जो है यानी कि फंक्शन t में है तो t के जगह पे हम x कर दिए, ये हो गया log sin x dx। चाहे t रखिए या x रखिए एक ही बात है। और ये किसके बराबर है, यही तो आप i माने थे, उधर होगा 0 to π/2 log sin x dx को क्या माने थे, i। तो I1 लेफ़्ट साइड वाला लिखे और ये वैल्यू i के बराबर है, यानी कि जो I1 निकाल रहे थे वो I1 वास्तविक में i के बराबर है। अब आइए इक्वेशन 3 में, पुट I1 बराबर i इन इक्वेशन 3, तो क्या हो गया 2i और I1 के जगह पे i माइनस π/2 log 2, और हमको वैल्यू चाहिए था i का, ये 2i में i घटा तो i बराबर माइनस π/2 log 2, यही इसका आंसर होगा। और ये सवाल बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, नहीं सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में देगा तब तो डायरेक्ट आप मानिए। CBSE बोर्ड में इसका रिज़ल्ट को यूज किया गया है, वो सवाल दिया हुआ है, यानी कि ये रिज़ल्ट हम डायरेक्ट अब यूज करेंगे। अगर इंटीग्रल रहेगा 0 से π/2 log sin x dx तो उसका वैल्यू माइनस π/2 log 2 होगा। NCERT का एग्जाम्पल में बनाया हुआ है ये सवाल। तो सवाल कॉस में दे या साइन में दे, दोनों का आंसर यही होगा। हो गया। log 2 ऊपर में है जी, π/2 log 2। क्वेश्चन नंबर 9 का बी, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 log sec x dx बराबर इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 log cosec x dx बराबर π/2 log 2, ये होगा। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में देगा। क्या कर रहा है जी? मान लीजिए कोई एक लेके चलेंगे
0 to पाई बाई 2 log sec x dx। अब देखिए i बराबर, चौथा नंबर प्रॉपर्टीज़ को डायरेक्ट यूज करेंगे तो सेकेंड सवाल में चले जाएंगे। इसमें log शेक x के जगह पे दोनों का सम पाई बाई 2 है और माइनस एक्स, यानी कि i बराबर 0 to पाई बाई 2 log सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो ये तो हम लोग समझ गए कि सवाल चाहे लॉग सेक दे चाहे लॉग कॉसेक एक ही बात है। जिस तरह से लॉग साइन लॉग कॉस दोनों सेम था, उसी तरह से ये भी दोनों सेम है। अब सवाल उठता है कि इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो वैल्यू निकालने के लिए आपको जो आप पहला सवाल पढ़ें वैसे ही बनेगा। ये लॉग कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाई साइन एक्स, ठीक है। कॉसेक को लिख दिया 1 बाई साइन एक्स बराबर इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 और लॉग m बाई n का फॉर्मूला होता है लॉग m माइनस लॉग n। लॉग m माइनस लॉग n इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 और log 1 का वैल्यू 0 होता है माइनस log साइन x dx। ये माइनस जो है बाहर, ये तो 0 ख़त्म हो गया, माइनस बाहर निकल गया। 0 टू पाई बाई 2 log साइन x, इसका वैल्यू है i का ही है, i बराबर माइनस, और इसका इंटीग्रल आप निकाल चुके हैं। इसका इंटीग्रल होता है माइनस पाई बाई 2 log 2, अभी जस्ट प्रूफ किए थे। माइनस माइनस प्लस हो गया, हो गया जी। यानी कि पहला जो सवाल आप पढ़ें लॉग साइन एक्स वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको जानते हैं तो ये भी बना दीजिएगा, या तो डायरेक्ट उसका वैल्यू डालें, हम लोग उसका डायरेक्ट वैल्यू डालें। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी जो है, इसी का 9 का सी जो आपको सीबीएसई बोर्ड में पूछा है, उसमें भी उस रिज़ल्ट को यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके आगे जो है नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। उसको बंद कर दीजिए।